हेलो गाइस, ये कहानी है मिसेस ली और उसकी 5 बेटियों की। मिसेस ली अपनी बेटियों की शादी करवाने के लिए और एक नया स्टार्ट लेने के लिए उन सभी के साथ पिंजियांग नामी शहर में पहुंच गई है। पिंजियांग आते ही ये सभी मिसेस ली की दूसरी बेटी फुहुई के ससुराल के पास उतरते हैं। फुहुई की शादी फान लियांग से हुई है, पर गेट पे खड़ी नौकरानी इन लोगों को यहाँ से चले जाने बोलती है। वो कहती है कि इस वक्त घर पर कोई भी नहीं है। मिसेस ली चुपचाप वापस जा रही थी, लेकिन तभी उनके कैरेट से बंधा घोड़ा पूप कर देता है, जो देख वो नौकरानी बाकी सर्वेंट से कहकर गंदगी साफ करने बोलती है। मिसेस ली ये सुनकर ऑफेंड हो जाती है। उसे लगता है कि ये सब उसे बोला जा रहा है। वो जाकर इस नौकरानी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मैंने अपनी दूसरी बेटी फुई की शादी जब इस घर में करवाई थी ना, तो उसकी अच्छी तरबियत की थी, उसे सब दिया, और अब उसके ससुराल में उसकी माँ और बहनों को बिना चाय के वापस भेजा जा रहा है। मैं पलटकर कभी भी यहाँ वापस नहीं आऊंगी बोलकर मिसेस ली कैरेज में बैठ जाती है। पर उसकी तीसरी बेटी कन्यांग, जो कि ड्रामे की मेन फीमेल लीड भी है, वो फैन फैमिली के दरवाजे को गौर से देखने लगती है। शायद उसे कुछ स्ट्रेंज दिखाई दिया। मिसेस ली और उनकी बेटियों के यहाँ से जाने के बाद हम देख पाते हैं कि उनकी दूसरी बेटी फुई दरवाजे पे ही खड़ी थी और उसी ने नौकरानी से अपनी माँ और बहनों को अंदर आने देने से मना करा था। सीन शिफ्ट होता है बिंजियांग की एक फेमस रेस्टोरेंट पर, जिसका नाम है पान, जो कि चाय नामी फैमिली चला रही है। चाय आन, जो कि यहाँ का ओनर है, वो बहुत ज्यादा अमीर है और उसके पास ऐसी ही बहुत सारी शॉप्स हैं। चायान जब अपने रेस्टोरेंट में आता है तो वो देखता है कि उसका कजिन फैनलिंग, जो कि मिसेस ली की दूसरी बेटी फुई का पति है, वो अपना मुंह छुपा कर बैठा था। कहता है कि मुझे मैं तो मक्खी ने काटा है। चायान, जो कि फैनलिंग का अच्छा दोस्त और कजिन भी है, वो जाकर फैनलिंग की शक्ल को देखता है। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा निशान था। चायान सबको यहाँ से जाने बोलता है और फैनलिंग से अकेले में पूछता है कि सच बताओ, ये निशान कैसे हुआ? ये तुम्हारी बीवी ने करा है ना? जिसपे फैनलिंग बोलता है क्या रे नहीं, असल में मैं कल रात वाइन पीकर घर गया और एक नौकरानी के काफी करीब चला गया, तो मेरी बीवी ने देख लिया, मुझसे लड़ाई की और उस बीच में पलंग से नीचे गिर गया। चायान बोला है कि तुम्हारी बीवी अब हद पार कर रही है, आज तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। चायान फैनलिंग के घर जाता है और उसके कमरे में नौकरानी के कपड़े लगा देता है और वहाँ पर लेट जाता है। मिसेस ली की दूसरी बेटी फुई यानी फैनलिंग की बीवी को उसकी मेड बताती है कि आज घर पर चायान और फैनलिंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक करी है। चायान को उठाकर उसके घर ले जाना पड़ा, जबकि फैनलिंग एक मेड को लेकर साइड चेम्बर्स में जाकर सो रहा है। फुई अपने हस्बैंड फैनलिंग को सबक सिखाने के लिए एक तलवार उठाकर साइड चेम्बर्स की तरफ चली जाती है। जब वो कमरे के अंदर जाती है तो उसे वहाँ नौकरानी का यूनिफॉर्म दिखाई देता है, जिसे देख उसे बहुत गुस्सा आता है और बेड की तरफ जाकर बोलने लगती है कि तुमने अपना वादा तोड़ दिया ना। बेड में असल में फैनलिंग नहीं बल्कि चाय आन बैठा था और वो फुई को डांटने लगता है। कहता है कि तुम किस तरह की बीवी हो, हमेशा अपने हस्बैंड को डांटती और मारती रहती हो। अगर ये मामला तुम्हारे घर में ही रहता तो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये बात बाहर आ रही है और मैं फैनलिंग का कजन होने के नाते चुप नहीं बैठूंगा। अगर तुम ऐसे ही जालस होकर अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई करती रही ना, तो जल्दी तुम पर डाइवोर्स का स्टैंप लग जाएगा और फिर तुम्हारी ली फैमिली की ही बदनामी होगी। ये सब सुन फुई को बहुत बुरा लगता है और वो तलवार को वहीं पर फेंक कर बाहर चली जाती है। रूम में चायान के साथ फैनलिंग भी मौजूद था, जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। फुई के जाने के बाद चायान फैनलिंग को भी डांटता है, बोलता है कि अगर तुम्हारी मॉम ने मुझसे रिक्वेस्ट ना की होती तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। गलती सिर्फ तुम्हारी बीवी फुई की नहीं है, अगर वो गुस्सा और जालस होती है तो तुम भी कम नहीं हो। तुम ऐसी ही हरकतें करते होगे जैसे उसे जालसी होती होगी, इसीलिए सुधर जाओ। फैनलिंग बोलने लगता है कि फुई बहुत खतरनाक है, मुझे अगर कोई मच्छर भी काट लेता है ना तो फुई उसका जेंडर चेक करती है कि कहीं वो मच्छर लड़की तो नहीं है। सीन मिसेस ली और उनकी बाकी बेटियों पे शिफ्ट होता है। एक बार ली फैमिली के सभी लोगों का इंट्रोडक्शन करवा दूं तो ये है मिसेस ली, ये है शोहुआ, मिसेस ली की सबसे बड़ी बेटी। शोहुआ की शादी बचपन में ही हो गई थी और फौरन बाद ही उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। सेकंड बेटी को तो आप जान ही चुके हैं, फुई, जिसकी शादी ऑलरेडी फैनलिंग से हो चुकी है। ये है तीसरी बेटी कन्यांग, शो की मेन फीमेल लीड और ये बहुत क्लेवर है। ये है फोर्थ बेटी हाउदर, जिसकी मेमोरी बहुत तेज है, और लास्टली पांचवी बेटी लीशिन, ये सबसे छोटी है इसलिए बहुत लाडली है। पर अभी बात खत्म नहीं होती है। घर में फीमेल सर्वेंट्स है 2 और चियांग नो नामी एक और लड़की भी रहती है जो मिसेस ली को मॉम कहकर बुलाती है। अब ये कौन है बाद में पता चलेगा। फिलहाल मिसेस ली अपसेट थी क्योंकि उन्होंने फुई को पाल पोस के बड़ा किया, उसकी शादी करवाई, लेकिन वो अनग्रेटफुल निकली। छोटी बेटी लीशन बोलती है कि फुई की जरूर कोई मजबूरी रही होगी, वरना वो ऐसी नहीं है। वहीं शोहुआ नौकरानी को कुछ पैसे देकर राशन वगैरह मंगवाती है, लेकिन ली फैमिली के सभी लोग अभी ही सेटल हुए थे। नौकरानी को
को यहाँ की दुकानों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर हावदा, जिसकी मेमोरी बहुत ज्यादा तेज है, उसने पूरा रास्ता याद कर लिया था। वो नौकरानी को हर एक दुकान का पता बताती है कि कितने कदम चलकर कौन सी दुकान है, सब कुछ। शोहुआ नोटिस करती है कि कन्या कहीं दिखाई नहीं दे रही। सीन फिर से फूई पे शिफ्ट होता है, जो चायान की बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और एक दर्द के पास जाकर बैठ जाती है और कुछ खाने लगती है। तभी वहाँ पर कन्यांग आ जाती है और फूही को आवाज देती है। फूही जब पलटती है तो उसके मुंह से खून जैसा कुछ निकल रहा था और वो बहुत दुखी लग रही थी। कन्यांग फूही को लेकर मिसेस ली और बाकी बहनों के पास आती है। मिसेस ली फूही को नील डाउन होने बोलती है। फूही की मेड मिसेस ली को बोलती है कि फूही ने बहुत कुछ सहा है। वो मिसेस ली को एक बॉक्स दिखाती है जिसमें छोटे छोटे कंकर रखे हुए थे। ये वही कंकर है जिसे सड़क के पास बैठकर फूही खा रही थी। मिसेस ली फूही से पूछती है कि ये क्या है। फूही बताती है कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरी सासू माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी और मुझसे खुश भी थी, और मेरा हस्बैंड फानलिंग भी मुझे बहुत प्यार देता था। लेकिन ऐसा ऐसा मुझे पता चला कि फानलिंग बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान है। उसका दिल हर औरत को देखकर पिघल जाता है। अगर बार में कोई औरत फानलिंग के पास रोती और अपना दुख मारती तो फानलिंग भी उसके साथ रोने लग जाता और अपने पैसे उन औरतों पे लुटाता। वो हर औरत के करीब चला जाता है, चाहे वो नौकरानी ही क्यों न हो। लेकिन फानलिंग मेरे लिए भी बहुत कुछ करता है। मैं जो बोलती हूँ ले आता है। मेरे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो किसी और के पास है ही नहीं। मिसेस ली दोबारा से पूछती है कि मैंने तुमसे ये सब नहीं पूछा है, मुझे इन कंकरों के बारे में बताओ, ये क्या चीज है। फूही बताती है कि ये जेलसी कंट्रोल करने वाले पत्थर हैं। फानलिंग की दूसरी औरतों के पास जाने वाली हरकतों से मुझे जेलसी होती है और मैं अक्सर उसे जगड़ती हूँ। शोहुआ और हावदा बीच में बोल पड़ती हैं कि आज भी फूही ने हमसे मिलने मना इसीलिए करा क्योंकि इन झगड़ों की वजह से उसकी बदनामी हुई, तो वो नहीं चाहती कि उस वजह से हम बहनों का नाम खराब हो। कन्यांग बोलती है कि अब तुम्हें कुछ भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जीजू की उम्र में अक्सर लड़कों पे लस्ट हावी हो जाता है। पहले तुम अकेली थी लेकिन अब हम सब यहाँ आ गई हैं। हम सब मिलकर तुम्हें टिप्स देंगे। देखना आधे साल में ही फानलिंग तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने लगेगा। तुम जो बोलोगी वही करेगा। ली शेन उन लड़कियों को उठाकर बाहर फेंक देती है और अब ये सभी बहनें साथ हैं। सीन फानलिंग पे शिफ्ट होता है, जैसे उसका नौकर आकर बताता है कि फूही अपनी माँ और बहनों के साथ हमारे सिल्क स्टोर गई है क्योंकि उसकी बहनों को कुछ कपड़े खरीदने थे। उसके बाद उसने अपनी बहनों और माँ की दावत रखी है घर में। फानलिंग तो बहुत खुश हो जाता है ये जानकर कि उसकी बीवी घर पर नहीं है। नौकरानियों को बुलाकर अपनी सेवा करवाता है, अपने पैर दबाता है। तभी यहाँ पर चायान आ जाता है जो फानलिंग को न्यू स्टोर्स को विजिट करने ले जाने बोलता है, पर अभी फानलिंग मजे लेने में बिजी था। इतने में उसका नौकर आकर बताता है कि फूही अपनी माँ और बहनों के साथ वापस आ गई है। फानलिंग घबरा जाता है, कमरे में भागलू की तरह उछलने लगता है। ये सोचकर कि फूही को पता चल गया कि वो फीमेल नौकरों के साथ था तो अनर्थ हो जाएगा। वो चायान को बोलता है कि प्लीज मेरी मदद कर दो ना। चायान के प्लान के हिसाब से फान बीमार होने की एक्टिंग करता है जैसे उसके सर में दर्द हो रहा हो। फूही और कन्यांग कमरे की तरफ आ रही थी। फूही अंदर आ जाती है और कन्यांग बाहर ही रुकती है। फूही को चायान बताता है कि फान की तबीयत खराब है और हमने डॉक्टर को बुलवा लिया है, बस वो आते ही होंगे। पर फूही को फौरन ही उनकी नौकरानियों को देख समझ आ गया था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वो गुस्से में अभी ग्लास तोड़ देती कि वहाँ पर उसकी नौकरानी आकर उसके कान में कुछ बोल कर जाती है। फूही चायान और फानलिंग को बोलती है कि फान के लिए डॉक्टर बुलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास एक बहुत ही खास घरेलू नुस्खा है जिससे फानलिंग फौरन ठीक हो जाएगा। कन्यांग की मेड आकर फूही को वो दवाई देती है। फूही उस दवाई का एक चम्मच फानलिंग के मुंह में डालती है, वैसे ही वो थूक देता है। पूछता है कि ये कौन सी दवाई है, जिस पर फूही बोलती है कि ये येलो यूरिन है, हर बीमारी का तोड़, और फिर वो पूरा कप जबरदस्ती फानलिंग को पिला देती है। अगले सीन में फूही और उसकी सभी बहनें मिसेस ली बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फूही उन्हें कुछ दिन यहीं रुक जाने बोलती है, पर मिसेस ली उसे बोलती है कि बेटी के ससुराल में रुकना अच्छी बात नहीं होती है, तुम्हारी ससुराल वाले तुम्हारी कम इज्जत करने लगेंगे। तभी फान के दो दोस्त उससे मिलने आए थे। वो दोनों को जब पता चलता है कि फानलिंग की सालियां यहाँ आई हुई हैं तो वो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और उन्हें करीब से देखना चाहते थे। इसीलिए फानलिंग के बटलर को पैसे खिलाकर वो लोग फीमेल सर्वेंट्स के कपड़े पहनकर उसके साथ गार्डन में चले जाते हैं जहाँ दावत चल रही थी। कन्यांग इन लोगों को नोटिस कर लेती है फौरन और उन दोनों के पास जाकर उन्हें थप्पड़ लगा देती है। इनमें से एक लड़का लियांग गुस्से में बोलने लगता है कि तुम जानती नहीं हो मेरे अंकल कौन है। अगर तुम जैसी लड़की को मैं अपनी कॉन्क्यूबाइन भी बना लूं ना, वो तो तुम्हारी फैमिली के लिए फख्र की बात होनी चाहिए। तभी ली शेन आकर शॉवल से इन दोनों के बम पे बहुत मारती है। फिर कन्यांग इन दोनों को बोलती है कि तुम्हारे अंकल जो कोई भी हो, अगर तुमने कंप्लेंट की और ये मामला निकल कर सामने आ भी गया तो तुम्हारी बदनामी होगी कि तुम लड़कियों को देखने के लिए किस हद तक गिर गए थे। तभी यहाँ पर फानलिंग का बटलर आ जाता है और सभी लेडी से
इन दोनों लड़कों की इस हरकत के लिए माफी मांगता है और उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। ये दोनों लड़के जाकर फानलिंग और चायान को जो कुछ भी हुआ था सब बता देते हैं। लियांग बोलता है कि मुझे लगा था कि अगर लड़कियों ने मुझे नोटिस भी कर लिया तो वो शर्म की वजह से कुछ भी नहीं बोलेंगी, लेकिन ये लोग तो हमें इतना मारी। जिस पर फानलिंग बोलता है कि ली फैमिली में इन सभी बहनों के डैड पहले ही मर चुके थे और उनका एक ही भाई था, वो भी मर गया था। ऐसे में जिस फैमिली में मर्द ना हो औरतों को ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। लियांग यहाँ झगड़ा करवाने के लिए 2-4 बातें एक्स्ट्रा झूठी बोलने लगता है, जैसे मिसेस ली की बेटियों ने ये भी बोला है कि हम दोनों को मिस्टर चाय ने भेजा था और इन सब के पीछे मिस्टर चाय का ही हाथ है, जिस वजह से चायान बहुत जज्बात में आ जाता है और देखने एक्साइटेड हो जाता है कि आखिर ये सब बहनों में खास क्या है। मिसेस ली और उसकी बेटियां अब अपने घर जा रही थी, तभी गार्डन में चायान जानबूझकर फुटबॉल के बॉल को किक करता है जो कि सीधा कन्यांग के सर पे लग जाती है और उसके हेयर पे नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। फिर क्या था, वो भी उसी बॉल पे जोर से किक मारती है जो कि लियांग के सर पे जाके लगता है और वो गिर जाता है। चायान जाकर मिसेस ली से माफी मांगता है और बताता है कि मैं बस यहाँ फुटबॉल खेल रहा था, बॉल कन्यांग को गलती से लग गई। अगर इस वजह से किसी का भी कुछ टूटा है तो उसका डबल कंपनसेशन देने को तैयार हूँ, और माफी भी मांगता है। तभी फानलिंग यहाँ आकर मिसेस ली को बताता है कि जो दो दोस्त गार्डन में लड़की बनकर आए थे उस बारे में चायान को कुछ भी नहीं पता, इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। चायान एक अच्छा इंसान है, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। फूही बोलती है कि हाँ, चायान हमारी फैन फैमिली के लिए फैमिली फ्रेंड जैसा है और ऐसे वैसे इंसान नहीं है ये। मिसेस ली को भी चायान अच्छा लगता है और वो तो उससे ये भी पूछने वाली होती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई, पर उनके मुंह से निकलता नहीं है, वो शर्मा जाती है। लेडीज के जाने के बाद कन्यांग की जो पिन नीचे गिरी थी चायान उसे हाथ में उठा लेता है। तभी कन्यांग की मेड आकर चायान से वो पिन लौटाने बोलती है। चायान पिन लौटा देता है और उसको लेकर फिर कन्यांग और उसकी मेड यहाँ से चले जाते हैं। अब मिसेस ली और उसकी बेटियां कैरेज से घर जा रही होती है, फूही भी उनके साथ जा रही थी। मिसेस ली फूही से चायान के बारे में पूछती है कि ये लड़का कौन है, जिस पर फूही बताती है कि चायान बहुत अमीर है, उसके पास बहुत बड़े गार्डन है जहाँ फार्मिंग भी होती है और बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस है चायान की फैमिली का। वो ये भी बताती है कि चायान फार्मिंग का सच्चा दोस्त है, उसकी बिजनेस वगैरह में भी काफी हेल्प करता है। चायान की शादी के बारे में भी बातचीत होती है, जिस पर फूही बताती है कि अब तक तो उसने शादी नहीं की है, लेकिन चायान की फैमिली उसके लिए जल्दी कोई नोबल लड़की ढूंढकर शादी करवा देगी। मिसेस ली को लगा था कि वो अपनी बेटियों में से किसी एक की शादी करवा सकती है चायान से, लेकिन चायान की नेटवर्थ इतनी ज्यादा है कि मिसेस ली की फैमिली की उतनी औकात भी नहीं है, इसलिए कोई चांस नहीं बनेगा। मिसेस ली अब कन्यांग और चोंगनू के साथ एक टेम्पल जाती है और वहाँ अपनी सभी अनमैरिड बेटियों की पेंटिंग्स भगवान के सामने रखती है और प्रे करती है कि मेरी इन बेटियों की जल्द से जल्द अच्छे लड़कों से शादी हो जाए। वो बोलती है कि अभी हाउदा और लीशन के लिए थोड़ा रुक सकते हैं क्योंकि वो भी छोटी है, मगर शोवा जो कि एक विडो है और कन्यांग जिसके नेचर की वजह से कोई लड़का मिलना बहुत मुश्किल है, उन दोनों की शादी प्लीज भगवान जल्द से जल्द करवा दो। कन्यांग भी प्रे कर रही होती है कि उसकी माँ और बहनें अच्छी जिंदगी जिएं। चोंगनू भी मन में सोचती है कि मिसेस ली को तो सिर्फ अपनी सगी बेटियों की ही पड़ी है, मेरे बारे में तो कुछ नहीं सोचती है। मिसेस ली गॉड के सामने रखने के लिए एक बॉक्स में अपनी बेटियों की शादी के लिए जमा करा हुआ दहेज लाई थी और ब्लेसिंग्स लेने के लिए आगे रखा था, लेकिन तभी वहाँ पर कोई चोर आकर उस सामान को उठाकर भागने लगता है, जो देख मिसेस ली और सब बाहर आ जाते हैं। चोर को पहले ही टेम्पल के मॉन्क्स मिलकर भागने नहीं देते, लेकिन मिसेस ली उस चोर को बहुत बातें सुनाती है, उसे मारती है और कहती है कि ये मेरी बेटियों के बिहाने के लिए दहेज है। तभी यहाँ मिसेस चाय यानी चायान की माँ भी टेम्पल जा रही थी, जो मिसेस ली को देख बोलती है कि वल्गर औरत कौन है जो मंदिर के बाहर इतना तमाशा कर रही है, बोले जा रही है कि मुझे अपनी बेटियों की शादी करवानी है, इसकी इन हरकतों की वजह से कौन इसकी बेटियों की शादी अपनी बेटों से करवाएगा। ये चोर जो भी था वो बहुत माफी मांगता है, कहता है कि घर पे उसकी बेटी कवारी बैठी है, दहेज के लिए पैसे नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, इसीलिए मैंने ये चोरी करी। चोर की दुपहरी कहानी सुनकर सभी लोग मिसेस ली से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो चोर को माफ कर दें। वैसे भी ये मंदिर है। मिसेस ली भी सबके सामने क्या ही बोलती, वो कहती है कि कोई बात नहीं, जाओ माफ किया। वो जो डब्बा लेकर भागा था वो भी इस चोर को बोलती है कि साथ ले जाओ, मेरी तरफ से अपनी बेटी की शादी का दहेज समझो। चोर खुशी खुशी उस बॉक्स को लेकर यहाँ से चला जाता है। मंदिर के वहाँ एक औरत आकर मिसेस ली से बातचीत करती है, पूछती है कि आपकी कितनी बेटियां हैं, जिसपे मिसेस ली बोलती है कि
5 हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ एक ही की शादी हो पाई है। जिसपे वो औरत बोलती है कि सबका दहेज जमा करने में तो बहुत पैसे चाहिए होंगे ना। इतने में यहाँ वो चोर आता है और मिसेस ली का वो डब्बा उन्हें लौटा कर बोलता है कि तुम बहुत कंजूस हो, इस सामान में तुम्हारी बेटियों का दहेज नहीं निकल पाएगा। एक काम करो, इसे अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। मिसेस ली घर आ जाती है और अब वो बहुत परेशान थी। सारी बेटियां मिसेस ली के साथ ही बैठी थी, ये सब डिस्कस कर रही होती है कि सोचा था यहाँ बिंजियांग में शिफ्ट हो जाने के बाद सब अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ बहुत महंगा है। पुराने शहर में वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ पर अपनी सारी जमीनें बेचती हैं और नेबर्स से भी सब माँ बहनों ने झगड़ा मोड़ ले लिया था। मिसेस ली को इन सभी बेटियों की शादी की फिक्र हो रही थी। इतने कम पैसों में इन सब की शादी कैसे होगी। अब सिर्फ एक घर लेने जितने पैसे ही बचे थे और अगर वो ले भी लिया तो खाना पीना तक लेने के पैसे नहीं हो पाएंगे। सभी बहनें डिसाइड करती हैं कि वो लोग एक गेम खेलेंगी और जो जीता वो डिसाइड करेगा कि करना क्या है। गेम में शुआ जीत जाती है। वो एक आइडिया अपनी बहनों के सामने रखती है जो सबको बहुत ही पसंद आता है और फिर ये सब जाकर ये वाला आइडिया मिसेस ली के साथ शेयर करती है। बताती हैं कि हम सब बहनों ने मिलकर डिसाइड करा है कि घर की जगह एक दुकान खरीदेंगे। शादी जब होनी होगी हो जाएगी, वो किस्मत पर है। घर की जगह दुकान लेकर वहाँ पर बिजनेस करेंगे और रात को वहीं सो जाया करेंगे। मिसेस ली को भी ये आइडिया पसंद आता है। वो बोलती है कि जब शॉप में कस्टमर्स आएंगे तो वहीं से दामाद भी सिलेक्ट कर लूंगी। फिर क्या था, ली फैमिली एक दुकान खरीद लेते हैं जो चायान की शॉप के ठीक सामने होती है। दुकान का नाम सिफ टी हाउस रखते हैं। चायान अपनी विंडो से ये देख रहा होता है कि तभी उसके पास फानलिंग भी आ जाता है जो उसे मदद करने बोलता है। वो कहता है कि मेरी बीवी ने मेरा बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है, अल्कोहल पीने नहीं देती, मुझे पूरा वक्त घर पर बैठकर बूढ़े अकाउंटेंट्स के साथ उनको घर बुला बुलाकर मीटिंग करनी पड़ती है, स्टोर का सारा काम काज जैसे घर पे देखना पड़ता है। चायान मदद करने से मना कर देता है, बोलता है कि मैं दोबारा तुम्हारे फैमिली के मसलों में नहीं पड़ने वाला। वो सजेस्ट करता है कि तुम्हारी मॉम और डैड जब वापस आ जाए ट्रिप से तो उन्हीं से मदद ले लो। चायान तो फिलहाल इस टेंशन में था कि ली फैमिली कहीं उसके सारे कस्टमर्स ना चुरा ले जाए। उसने ली फैमिली के टी हाउस के बारे में अपने असिस्टेंट को पता लगाने बोला था। असिस्टेंट आकर बताता है कि ली फैमिली ने अपने रेस्टोरेंट का नाम सिफू टी हाउस रखा है और वो सिर्फ टी नहीं बेच रहे, सूप, नूडल्स, स्नैक्स सब बेचने वाले हैं। चायान बोलता है कि ऐसे तो हजारों टी हाउस मौजूद हैं, हर कोई टी हाउस खोल लेता है क्योंकि उसे खोलना बहुत आसान होता है। चायान को लग रहा था कि कहीं ली फैमिली उससे कम्पीट ना करने लग जाए। वो खुद की दुकान में बहुत महंगी चाय बेचता है और वाइब और एम्बियंस के पैसे लेता है, जबकि ली फैमिली ने अभी ही बिजनेस खोला है तो वो चीप चाय बेचेंगे। चायान फैसला करता है कि वो भी अब से सस्ती चाय और स्नैक्स शॉप के बाहर बेचा करेगा। ली फैमिली की सभी डॉटर्स, सर्वेंट्स मिसेस ली अपने न्यू रेस्टोरेंट के लिए न्यू रेसिपीज बना रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी कस्टमर उनकी शॉप पर नहीं आ रहा था। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन सब बहनें और मॉम कोई कस्टमर क्यों नहीं आ रहा यही डिस्कस कर रहे थे और ये भी कि चायान के रेस्टोरेंट की वजह से ही कोई हमारे रेस्टोरेंट में कदम भी नहीं रख रहा। मिसेस ली फूही को बोलती है कि तुम फानलिंग से बात करो ना कि चायान को समझाए। फूही का ध्यान कहीं और खोया हुआ था। सबके इंसिस्ट करने पर वो बताती है कि असल में कुछ दिन पहले ही उसकी सास वापस लौटी है। फैन बेड पर ही अकाउंट्स वगैरह देख रहा होता था और मासूम सी शक्ल बनाकर बैठा होता था तो मेरी सास को उस पर तरस आया। वो उसके गले लग गई और मुझे डांटने लगी, कहने लगी कि मैं ठीक से अपनी वाइफ होने का फर्ज नहीं निभा रही हूँ और इसीलिए वो फैन के लिए कॉन्क्यूबाइन लाना चाहती है। ये सब सुन फूही की बहनें और मिसेस ली बहुत गुस्सा हो जाती है। मिसेस ली तो बोलती है कि मैं अभी जाकर फानने की माँ को थप्पड़ लगा कर आती हूँ, उसकी अकल ठिकाने लगाना जरूरी है। बाकी बहनें मिसेस ली को समझाती है कि ऐसे जज्बात में गुस्से में कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। कन्यांग बोलती है कि कॉन्क्यूबाइन सेलेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम कुछ प्लानिंग कर लेंगे। कन्यांग और शोभा ने डिसाइड करा था कि वो लोग कुछ दिन अपनी शॉप को बंद रखेंगे क्योंकि उन्हें अभी बिंजियांग के मार्केट के बारे में और रिसर्च करनी होगी। अगले दिन से कन्यांग और बाकी बहनें बाकी शॉप्स को एक्सप्लोर करे जा रही थी। ये लोग चेक करते हैं कि बिंजियांग में किस प्रोडक्ट की ज्यादा मार्केट है और किसका टेस्ट कैसा होता है, ताकि खुद की शॉप में भी ये सब इम्प्लीमेंट किया जा सके। वहीं चायान अपनी शॉप की खिड़की से देखता है कि ली फैमिली की शॉप अब तक बंद है। तभी उसका नौकर आकर बताता है कि फानलिंग ने उसे मिलने घर बुलाया है। वो बोल रहा है कि जिंदगी और मौत का सवाल है। परम मित्र होने की खातिर चायान को फानलिंग के घर जाना पड़ता है।
असल में वहाँ कॉन्क्यूबाइन सिलेक्शन चल रहा था। मैच मेकर आंटी 3 गरीब लड़कियां लाई थी जिनका फूही टेस्ट ले रही थी। कमरे में फानलिंग और चायान भी बैठे थे। चायान फानलिंग को बोलता है कि ये कॉन्क्यूबाइन वाला बेकार ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। फानलिंग बताता है कि उसकी मॉम ने बोला है कि कॉन्क्यूबाइन रखने से फूही यानी उसकी बीवी की अकल ठिकाने आ जाएगी। चायान बोलता है कि मैं अपना बिजनेस छोड़कर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि तुमने बोला जिंदगी और मौत का सवाल है। तुमने इतने छोटे काम के लिए मुझे बुलाया। चायान फानलिंग से पूछता है कि इन तीनों में से कौन सी वाली पसंद है तुम्हें, जिस पर फानलिंग बोलता है कि इनमें से तो कोई भी मेरी बीवी जितनी हसीन नहीं है। चायान नोटिस करता है कि पर्दे के पीछे कोई और भी बैठा हुआ है। वो समझ गया था कि ये कन्यांग ही होगी। चायान का इंटरेस्ट कन्यांग में कुछ ज्यादा ही डेवलप हो रहा था। वो यहाँ से चला जाता है और फानलिंग भी उसके पीछे पीछे यहाँ से चला जाता है, ये बोलकर के इन तीनों में से मुझे कोई भी नहीं चाहिए। फिर फूही भी इन तीनों को थोड़े पैसे देकर यहाँ से भगा देती है। चायान और फानलिंग चायान के रेस्टोरेंट चले जाते हैं। चायान का बिजनेस अच्छा चल रहा था, इसलिए अब उसने एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिशियंस और परफॉर्मर्स रख लिए थे। उन्हीं परफॉर्मर्स में से एक लड़की जो इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी वो फानलिंग को अच्छी लगती है, इसलिए वो चायान के असिस्टेंट से इस परफॉर्मर लड़की के बारे में पता करवाने बोलता है। वो उसे अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाने का सोच रहा है। फानलिंग अपने घर जा चुका था। जब चायान यहाँ से निकल रहा था तो उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि उसने उस परफॉर्मर लड़की के बारे में पता करवा लिया है। वो लड़की अपने ग्रुप से बिछड़ गई थी, उसका सामना बुरे लोगों से हुआ और पैसे कमाने के लिए उसने हमारे यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। वो बताता है कि मैंने ये सब फानलिंग को भी बताया और फानलिंग तो ये सुनकर बहुत इमोशनल हो गया और उसने इस लड़की को कॉन्क्यूबाइन बनाने का फैसला फौरन कर लिया और अब वो उसे 5 दिन में शादी करने वाला है। ये स्टोरी चायान को हजम नहीं होती। वो बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, आधी स्टोरी मिसिंग है। वो घोड़ा पकड़कर कुछ पता लगाने चला जाता है। अब वो दिन आ गया था जब फानलिंग उस परफॉर्मर लड़की को अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाने वाला था। दूसरी शादी की रस्म में फानलिंग के मॉम डैड फानलिंग और उसकी पहली बीवी यानी फूही के सामने उस लड़की को झुकना होगा, चाय पिलानी होगी और बस शादी हो जाएगी। फानलिंग की मॉम इस लड़की को बोलती है कि चाय का कप उठाकर तुम्हें फूही को देना होगा, जैसे ही वो चाय पिएगी तुम फानलिंग की कॉन्क्यूबाइन बन सकती हो। लेकिन ये लड़की यहाँ पर रोने लग जाती है। फानलिंग के डैड उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या फानलिंग तुम्हें जबरदस्ती अपनी कॉन्क्यूबाइन बना रहा है, जिस पे ये लड़की बोलती है कि असल में मैं एक स्कॉलर की बेटी हूँ। मेरे डैड गवर्नमेंट में थे लेकिन उनकी डेथ हो गई और उसके बाद मैं और मेरी मॉम एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। अब आप लोगों ने मुझे छत दी है इसीलिए मैं इमोशनल हो गई। ये सुनकर कि ये लड़की स्कॉलर की बेटी है फिर भी फानलिंग उसे अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाने वाला था। फानलिंग के डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि स्कॉलर्स की औकात थोड़ी बड़ी होती है। वो बिजनेसमैन लोगों के घर में शादी नहीं करते वरना बहुत बड़ा इशू बन जाता है, बातें बातें सुनने को मिलती हैं। तो इसलिए अब फानलिंग के डैड इस लड़की को बहुत सारा सिल्वर देकर बोलता है कि मैं तुम्हें किसी के साथ तुम्हारे घर छुड़वा दूंगा, वो तुम्हारी मॉम को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। ये लड़की खुश हो जाती है और इन सबको बहुत सारा थैंक यू करके यहाँ से चली जाती है। जब तक चायान भी यहाँ ये शादी रुकवाने आ गया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये लड़की स्कॉलर की बेटी है। लेकिन अब तक फानलिंग के डैड फानलिंग से बहुत गुस्सा हो गए थे। वो डंडा हाथ में उठाकर फानलिंग के पीछे भाग रहे थे। कहने लगता है कि वो तो अच्छा है सब पता चल गया वरना हमारी तो बहुत बदनामी हो जाती। वो अपनी वाइफ को भी यही बोल रहा होता है कि तुम्हें फानलिंग को कॉन्क्यूबाइन लेने से रोकना चाहिए था। तभी यहाँ चायान आ जाता है और फानलिंग के डैड को रिक्वेस्ट करता है कि वो फान को मारना बंद कर दें, उसे गलती हो गई है, उसे असल कहानी का नहीं पता था। फानलिंग के डैड चायान के कहने पे मारना रोक देते हैं। फानलिंग ये देख कर के उसकी वाइफ उसके डैड की मार से उसे बचा रही है, जाकर फूही को हक कर लेता है। बाद में चायान फानलिंग से मिलने उसके कमरे में जा रहा था तो देखता है कि फानलिंग की चोट पर फूही मेडिसिन लगा रही है और फानलिंग भी बोल रहा था कि मैं अब अपनी पूरी लाइफ में कभी भी कॉन्क्यूबाइन लाने के बारे में सोचूंगा तक नहीं। चायान भी बाहर खड़ा खड़ा फानलिंग की हरकतों को देख हंसने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। सीन कन्यांग पे शिफ्ट होता है जो उस परफॉर्मर लड़की से रात को मिलती है। असल में कन्यांग ने ही इस लड़की को कहा था कि वो अपनी फैमिली के बारे में फान फैमिली को शादी से ठीक पहले बता दे। ये परफॉर्मर लड़की कन्यांग को थैंक्स करती है, जिस पर कन्यांग बोलती है कि मदद तो तुमने हमारी की है, अब खुश होकर जाओ अपनी मॉम के पास। वो लड़की यहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ चायान और उसका असिस्टेंट आ जाते हैं। चायान कन्यांग को बोलता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, मुझे सब पता चल गया है कि ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी। जिसपे कन्यांग बोलती है कि वो लड़की तो यहाँ से चली गई, अब तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। सीन यहाँ से
शिफ्ट हो जाता है। ली सिस्टर्स ने बहुत मार्केट रिसर्च की थी और आज फाइनली उनकी दुकान की ओपनिंग होने वाली है। इन लोगों ने रेस्टोरेंट को लाल रंग के कपड़े से ढांक दिया था ताकि लोगों में एक्साइटमेंट पैदा हो और अब मिसेस ली अपनी शॉप पर से ये पर्दा हटा देती है और उसकी ओपनिंग कर देती है, जिसके बाद सब लोग उसकी शॉप की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। शॉप के बाहर कई सारे फ्लावर्स और खुशबू रखी हुई थी। शॉप का एम्बियंस भी बहुत अच्छा लग रहा था। मिसेस ली सब लोगों को अपने रेस्टोरेंट की तरफ बुला रही थी और बताती है कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है। अंदर न्यूज़पेपर्स, बुक्स, अच्छी चाय, खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट को देखने अंदर चले जाते हैं। क्यूरियोसिटी के मारे चायान भी अपने असिस्टेंट के साथ अंदर चला जाता है। चायान को रेस्टोरेंट में फाइलिंग भी मिलता है। चायान बोलता है कि ली फैमिली ने उन लोगों को टारगेट करा है जो मेरे रेस्टोरेंट में आना अफोर्ड नहीं कर सकते। चायान के रेस्टोरेंट में एक दिन गुजारना यहाँ महीने भर गुजारने जितना पड़ेगा। फाइलिंग ने फोई के कहने पे इस रेस्टोरेंट के लिए एक पेंटिंग लाई थी और एक मैनेजर का अरेंजमेंट भी करवाया था जो बहुत अच्छा काम कर रहा था। असल बात तो ये थी कि इस मैनेजर से चाय ने ही फान को इंट्रोड्यूस करवाया था और ये पेंटिंग भी चाय के वहाँ से ही लाया था। मिसेस ली चाय को मजाक मजाक में यहाँ से जाने बोलती है क्योंकि चायान है तो उनका कॉम्पिटिटर ही, पर फांडिंग उन्हें बोलता है कि अरे सासू माँ, चायान को थोड़ी रिस्पेक्ट दे दो ना, ये पेंटिंग और मैनेजर मैं उसी के वहाँ से ले आया हूँ। जिस पर मिसेस ली चुप हो जाती है। यहाँ के कुछ कस्टमर्स मिसेस ली से कहते हैं कि आपकी चाय बहुत अच्छी और दूसरों से काफी हटकर है, हम चाय बनाने वाले से मिलना चाहते हैं। जिस पर मिसेस ली बताती है कि ये चाय मेरी बेटियों ने बनाई है और वो अभी कवारी है, इसीलिए मैं उन्हें सामने नहीं ला सकती। लोग और भी इम्प्रेस होते हैं, कहने लगते हैं कि अब तो यहाँ आना बना रहेगा। मिसेस ली की बेटियों से कभी ना कभी तो मुलाकात हो ही जाएगी। एपिसोड की आखिरी सीन में फार्लिंग चायान के रेस्टोरेंट में उससे मिलने आता है तो चायान उसे उस कॉन्क्यूबाइन वाली बात के बारे में सब कुछ बता देता है कि ये सब तुम्हारी बीवी का ही प्लान था। जिसके बाद हर बार की तरह फार्लिंग बोलने लगता है चायान को कि प्लीज यार मेरी मदद कर दो कर दो कर दो, लेकिन चायान बोलता है कि मैं मदद नहीं करूंगा और इन दी एंड फार्लिंग कुछ ना कुछ करके उसको अपनी मदद करने के लिए मना ही लेता है। दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और फ्यूचर में और भी ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। गुड बाय।